हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिंह जीएस एकेडमी में। और मैं अंकित सिंह आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं प्राचीन भारत के दो प्रमुख व्यक्तित्व चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई एक कहानी। तो आइए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं अपने इस ऐतिहासिक एक घटना को, एक कहानी को। दोस्तों, बौद्ध परंपरा के अनुसार चाणक्य तक्षशिला नगर के निवासी थे। ये ब्राह्मण पुत्र थे और तीनों वेदों के ज्ञाता थे। शास्त्रों में ये पारंगत थे, मंत्र विद्या में निपुण थे और दंड नीति के आचार्य थे। आचार्य मतलब वो पढ़ाया करते थे दंड नीति से संबंधित। तक्षशिला के विख्यात विद्या केंद्र में, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, बंटवारे के बाद यह इलाका पाकिस्तान में है। तक्षशिला के विख्यात विद्या केंद्र में विभिन्न विद्याओं में पारंगत होकर जब इन्हें कई विद्याओं का ज्ञान हो चला था, तो चाणक्य एक दिन अन्य विद्याओं के अर्जित करने के लिए, अन्य विद्याओं के ज्ञान के लिए और शास्त्रार्थ करने के लिए, बड़े बड़े ज्ञानियों से शास्त्रार्थ करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, कुछ नई चीज़ें जानने के उद्देश्य से वो पूर्वी भारत में विद्या के एक महान केंद्र पाटलिपुत्र पहुँचे। बिहार की राजधानी पटना के आसपास के क्षेत्र पाटलिपुत्र पहुँचे। उस समय पाटलिपुत्र में नंद वंश के शासक सम्राट घनानंद का शासन था। राजा ने एक भुक्तिशाला बनवाई थी एक मीटिंग के लिए, समारोह के लिए, जिसमें साधारण ब्राह्मणों को 1 लाख तथा संघ ब्राह्मणों को 1 करोड़ का दान दिया जाता था। जिस तरह के ब्राह्मण वहाँ पहुँचते थे, उनकी योग्यताओं, उनके प्रभाव को देखते हुए उन्हें दान दिया जाता था। तो एक दिन चाणक्य भी इसमें गए और संघ ब्राह्मणों का जो आसन था उसमें जाके बैठ गए। यथा समय जब समय उचित आया तो राजा आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक अपरिचित ब्राह्मण बैठा हुआ है उस आसन पर, जिससे उन्हें बड़ा बुरा लगा। अप्रसन्न हुए उस व्यवहार से और धक्का देकर उसे उठा दिया उस सीट से। देखिए, इस पर कई जगह ये मिलता है कि यूरोपियन जो आक्रमण हो रहे थे सेल्यूकस निकेटर से सेनापति के, या फिर उनके अलेक्जेंडर द ग्रेट या फिर सिकंदर के जो हमला हो रहे थे, तो उससे आगाह करने के लिए ये कौटिल्य अर्थात चाणक्य पहुंचे थे दरबार में। लेकिन इस कहानी के हिसाब से यह बताया जा रहा है कि वो एक सभागार में पहुंचे और एक सीट पर जा बैठे। राजा उन्हें देख करके अप्रसन्न हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं और उठा देते हैं। तो कई वर्णन मिलते हैं अलग अलग शास्त्रों में या फिर अलग अलग किताबों में, अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। उन्हें सीट पर बैठा देख, उस कुर्सी पर बैठा देख राजा ने उन्हें उठा दिया। इससे क्रोधित होकर ये आसन से उठते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा बहुत उद्दत हो गए हैं। चारों समुद्रों से घिरी हुई यह पृथ्वी आज नंद वंश का विनाश देख ले। मतलब वो शपथ लेते हैं कि ये पृथ्वी को साक्षी मान करके मैं वचन देता हूं कि नंद वंश का विनाश किए बिना चैन नहीं लूंगा। ऐसा उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा की। यह सुनकर राजा ने उन्हें तुरंत पकड़ने का आदेश दिया कि पकड़ो भाई, ये कौन है जो ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है। एक और कहानी आपने सुने होंगे कि उन्हें धक्का दे दिया, उनके बाल खुल जाते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा जब तक विनाश न कर लूं। तो ऐसी बातें हैं। यहाँ पर कुछ अलग वर्णन मिलता है। किसी प्रकार वो लुकते छिपते हुए राजमहल से बाहर आते हैं और नंद वंश के विनाश का उपाय सोचने लगते हैं। जिस समय पाटलिपुत्र के पास वो घूम रहे थे, उस समय उनको एक बालक मिलता है, चंद्रगुप्त। वह चरवाहों के साथ राजक्रीड़म नाम का एक खेल खेल रहा था। मुलाकात हुई दोनों की। वह बालक की प्रतिभा से बहुत प्रभावित होते हैं कि यार क्या है। इससे पहले एक और उदाहरण आपको चंद्रगुप्त के बारे में मिलेगा कि जब ये भटक रहे थे, उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक बच्चा है। नाम तो उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने उससे देखा कुछ करते हुए। उसके करीब गए तो उन्होंने देखा कि वो एक दूब जो होती है, दुर्वा, उसको खोद करके उसके जड़ में मट्ठा डाल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहा है बालक। तो उन्होंने बताया कि इसका कांटा मेरे पैर में चुभ गया एक, तो उसकी जड़ को खोद करके मैं उसमें मट्ठा डाल रहा हूँ कि जीवन में न ये उगे। तो लड़के का अग्रेसन, जुनून या गुस्सा देख करके उसे लगा कि ये जो लड़का है ना, ये मेरे पर्पज के लिए अच्छा साबित होगा। तो कई कहानियाँ आगे सुनिएगा। तो वो इस बच्चे से मुलाकात करते हैं, उन्हें प्रभावित होते हैं और उससे लेकर चलते हैं अपने साथ। अपने इस विनाश संबंधी उद्देश्य में उसे जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है इस असाधारण क्षत्रिय कुमार चंद्रगुप्त मौर्य को, आज की जो मौर्य कम्युनिटी होती है वो कुशवाहा वगैरह मानती है। यहाँ पर राइटर ने, जो कि यह जो मेरा विवरण है, यह मैंने डॉक्टर रामवृक्ष सिंह के बुक से लिया हुआ है। तो ये वहाँ की एक किताब का सहारा लिया मैंने इस पीडीएफ को बनाने में। ये जो डिटेल्स हैं उन्हीं की लिखी हुई हैं। डॉक्टर रामवृक्ष सिंह, इनकी किताबें ग्रेजुएशन में इतिहास में पढ़ाई जाती हैं, इतिहास सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाई जाती हैं, उनकी लिखी किताब है। उन्होंने बताया कि ये असाधारण क्षत्रिय कुमार थे। उन्होंने बताया, उन्होंने कहीं किसी सोर्स से लिया होगा जहाँ पर इसका वर्णन हो। फिलहाल ये जो डिटेल है उनकी बुक से लिया गया। एक क्षत्रिय कुमार बताया है चंद्रगुप्त मौर्य को। कई जो विदेशी राइटर हैं वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को निचले कास्ट का नहीं मानते, या फिर वो उन्हें सवर्ण मानते हैं।
अभिजात वर्ग का मानते हैं, जबकि उन्होंने उस समय नंद वंश के जो राजा थे घनानंद, उनको शूद्र माना है। नंद वंश के वर्तमान उस समय जो तत्कालीन राजा थे उन्हें शूद्र माना है। कई जगह इसका वर्णन मिलता है। सब उन्हें शूद्र कहते थे और ये कहते थे कि राजा के शूद्र होने की वजह से उनकी जनता उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि शूद्र जाति के साथ साथ उनके कार्य भी जो जनता के प्रति थे वो निरंकुश थे, वो अच्छे राजा नहीं थे, ऐसा विवरण मिलता है। तो उन्होंने अपनी देख रेख में तक्षशिला के विख्यात विद्या केंद्र में उन्हें शिक्षा दी, उनकी व्यवस्था की। सैनिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य था राजा को समाप्त करना। और कार्यक्रम में नंदों के विनाश से निमृत धन संग्रह भी करते रहे। मतलब काम करना है, अटैक करना है नंद वंश पर। सबसे बड़ा मगध राजवंश का राजा है, जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध सबसे बड़ा था, विशाल था, पावरफुल था। तो उस राजा को हराना है तो भैया संसाधन तो होने चाहिए। इस वजह से उन्होंने पैसे भी जमा करने शुरू किए। जब अपनी शिक्षा समाप्त करके चंद्रगुप्त सैन्य संचालन के योग्य हो जाते हैं, तब चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों मिल करके अपनी पैसे से सेना बनाते हैं। जो पैसा संभाला होता है उससे सेना बनाते हैं, और इस सेना का सेनापति खुद चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं, जिसने गाँव और नगरों को जीत करके अपने अधीन करना शुरू किया। एक एक करके हमला करना शुरू करते हैं। अब इस कार्य से जनता प्रसन्न हो जाती है और चारों तरफ से घेर के इनकी सेना को मार डालती है। ये लोग हार जाते हैं और भागकर जंगलों में शरण लेते हैं और विचार करते हैं, यार हार क्यों गए, सब तो ठीक ही चल रहा था, जनता भी संतुष्ट नहीं थी, तो फिर ये हम ही को क्यों मार दिया इन लोगों ने। सोचा कि चलो जनता का विचार लेते हैं और नगर नगर घूमते हैं। घूमते घूमते एक दिन वो एक स्त्री के यहाँ रात्रि विश्राम कर रहे थे। घर के बगल में भेष बदला हुआ था, उसने पहचाना नहीं। वो रोटियाँ खाने को दे रही थी अपने बेटे को, और उसका छोटा बेटा था जो, वो चपातियों के सीधे बीच में उंगली डाल रहा था। वो बीच से खाने की कोशिश कर रहा था, उसकी जीभ जल जा रही थी। इस पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती कि ये तुम भी चंद्रगुप्त जैसा ही व्यवहार कर रहे हो, जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही चंद्रगुप्त ने भी किया था। अब बच्चे को लगता है कि चंद्रगुप्त ने ऐसा क्या किया था, तो जिज्ञासा वस्तु पूछता है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था माँ। तो माँ उसे बताती है कि तुम चपातियों के किनारे को छोड़ करके सीधे बीच का हिस्सा खा रहे हो। चंद्रगुप्त को भी राजा बनने की इच्छा थी, तो किनारे के राज्यों, जो छोटे छोटे दूर राजा के राजधानी से दूर बसे हुए राज्य हैं, उसे न जीत करके डायरेक्ट वो बीच के हिस्सों पर कब्जा करने लगा, जहां राजा की पकड़ मजबूत थी, जहां राजा के चाहने वाले ज़्यादा थे, उसके प्रशंसक, उसके सैनिक ज़्यादा थे। तो डायरेक्ट बीच में हमला किया। इस वजह से उसकी हार हुई। तुम भी गर्म रोटी के किनारों को न तोड़ करके उसके गर्म बीच वाले हिस्से को तोड़ रहे, तो तुम्हारी जीभ जल रही है। तो इस तरह की बेवकूफ़ी करोगे तो जिस प्रकार चंद्रगुप्त हारा, उस तरह तुम भी हारोगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि उसका यह कार्य मूर्खतापूर्ण था। चंद्रगुप्त और चाणक्य जब माँ बेटे के इस वार्तालाप को सुनते हैं तो उन्हें तुरंत अपनी असफलता का ज्ञान होता है कि हमसे कहाँ भूल हुई। हमें एक एक करके छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाना चाहिए था। छोटे राज्यों से युद्ध जीत करके उन्हें अधीन करके एक पावर बना लेनी चाहिए, कम से कम एक आधार बना लेना चाहिए, तब मगध पर चढ़ाई करनी चाहिए। अतः फिर उन्होंने धीरे धीरे धन संचय करना शुरू किया और संगठित सेना की सहायता से धीमे किनारे से किनारे के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। देश के मध्य भागों की तरफ बढ़े और आगे बढ़ते गए और अंत में पाटलिपुत्र पहुंचकर घनानंद का विनाश किया और मगध राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया। मगध राज्य पर जीत हासिल की और एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना की, जो प्राचीन भारत के इतिहास का एक सबसे समृद्ध और एक शक्तिशाली राजवंश था। इस चंद्रगुप्त मौर्य की सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के मतलब सिकंदर के सेनापति से युद्ध होते हैं और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित भी होते हैं और चंद्रगुप्त को बहुत सारा धन धान्य गिफ्ट करते हैं। और इस तरह चंद्रगुप्त एक बड़े साम्राज्य की गठन करते हैं, जिसके बाद अन्य अन्य महान राजाओं ने आकर इस वंश की गरिमा को और बढ़ाया। अशोक इस वंश के सबसे महानतम राजा हुए, जिनके बारे में हम आज भी किताबों में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त को पढ़ते हैं, उनके पुत्र को पढ़ते हैं। तो ये थी मगध वंश की समाप्ति और मौर्य वंश की शुरुआत की एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।